हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 दूरी एंड वेग के क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। इसमें क्वेश्चन के साथ एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन इसमें शामिल किया गया, जो हर एक एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले यूनिट एंड डायमेंशन चैप्टर का 2 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आगे इस वीडियो में अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हो गया कि एक पिंड भी वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो इसके ऊपर उठने की अधिकतम ऊंचाई h है। अधिकतम ऊंचाई क्या है? h है। तो इसका अधिकतम ऊंचाई क्या होगा? तो u²/2g होता है। ये सूत्र याद भी रखना बहुत ही जरूरी से न्यूमेरिकल भी बनाया जाता है। तो एक पिंड वेग u से ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंका जाता है, तो इसके ऊपर उठने की जो अधिकतम ऊंचाई जो होगा, यानी कि h बराबर जो होगा u²/2g हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए। किसी गतिमान पिंड के लिए विस्थापन तथा दूरी का आंशिक अनुपात जो होता है, विस्थापन और दूरी का जो आंशिक अनुपात जो होता है वह 1 के बराबर अथवा 1 से कम होता है। ये दरोगा में भी यह क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में, जो एग्जाम जो हुआ था। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए। यदि किसी पिंड का विस्थापन समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती यानी कि समानुपाती है, तो वह वस्तु गमन करती है तो एक समान त्वरण से। अगर वस्तु का विस्थापन यानी कि s हो गया और समानुपाती समय के वर्ग के रहता है, तो ये कि वस्तु गमन करता है एक समान त्वरण से गमन करता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए। मान लीजिए कोई लड़का 10 मीटर प्रति सेकंड की नियत चाल से चल रही है। मेरी गो राउंड झूले पर सवारी करने का आनंद ले रहा है। तो इससे ज्ञात होता है कि वह लड़का जो है त्वरित गति में, वह लड़का कैसा है? त्वरित गति में है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए। अगला क्वेश्चन, VT ग्राफ द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल किस भौतिक राशि को निरूपित करता है? तो ये मीटर को निरूपित करता है। यानी कि VT ग्राफ के द्वारा जो घेरा जाएगा वो किसको निरूपित कर देगा? मीटर को निरूपित करता है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए। यदि VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं कि वस्तु पिंड मतलब क्या होता है? वस्तु होता है कि वह ये जो सिंबल जो दिखाता है वह एक समान वेग से गति को दिखाता है। जो इस तरह जो सिंबल रहता है, इसी पे जो इस तरह का जो सिंबल रहता है, ये बढ़ता हुआ घटाता है गति को, एक समान वेग को बढ़ता हुआ घटाता है। और जो इस तरह रहेगा तो वो घटता हुआ दिखाएगा। और जो इस तरह जो कर दिया जाएगा सिंबल, इस तरह जो रहेगा तो वह असंभव मान होगा। तो इसमें क्या बता रहा है कि VT ग्राफ से यह निष्कर्ष निकलता है। तो इससे निष्कर्ष यही निकलता है कि वेग क्या होता है? समय के साथ ये वेग एक समान है। वेग इसमें बढ़ भी नहीं रहा, नहीं घट रहा है, तो एक समान वेग से क्या है? ये गतिमान है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए कि चार ए बी सी डी किसी समतल सड़क पर गति कर रही है, तो इनके बीच की दूरी समय ग्राफ में दर्शाए गए हैं। यह सही कथन है। तो सही कथन क्या? आइए इधर कथन देखते हैं। यहाँ पहले इसमें देख लें कि सबसे दूरी पर कौन है, उसके बाद इसका कथन में आकर देखते हैं क्या चीज़। तो कार ए की चाल जो है कार डी से क्या अधिक है, यह गलत बात है। बी नंबर क्या? कार बी सबसे धीमी गति से, बी यही ऑप्शन सही होगा। कार बी जो है वह सबसे धीमी गति से है। देख लीजिए फिर से एक बार चित्र को देखा जाए कि ABCD 4 को है, तो बी क्या सबसे नीचे, तो यानी कि इसका जो गति जो है वह सबसे क्या है? धीमी होगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका जो बी जो होगा वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन का बात किया जाए। चित्र का कौन सा ग्राफ एक समान गति को सही से निरूपित करता है? एक समान गति को निरूपित करता है। तो इसमें क्या होगा? समय के साथ दूरी भी परिवर्तित हो रहा है। समय के साथ क्या दूरी भी परिवर्तित हो रहा है, तो यही क्या हो गया? एक समान गति हो गया। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये बढ़ता हुआ बता रहा है,
ये घटता हुआ डिनोट कर रहा है, ये एक समान वेग को बता रहा है। ये कैसा बता रहा है? एक समान वेग को जो वह बता, जिससे पहले क्वेश्चन का डिस्कशन किया। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, वेग समय ग्राफ की प्रवणता किससे प्राप्त किया जाता है? वेग समय ग्राफ की जो प्रवणता जो होता है वह त्वरण से प्राप्त किया जाता है। वेग समय ग्राफ की प्रवणता प्राप्त होता है तो त्वरण प्राप्त है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, नीचे दिए गए प्रकरणों में से किसमें चली गई दूरी तथा विस्थापन के परिमाण के समान होते हैं? तो यदि कार सीधी सड़क पर गमन कर रही होती है, एक ऐसा जब कार जब सीधी रेखा पर जब गमन कर रही होती है तो विस्थापन और दूरी दोनों का परिमाण क्या होगा? समान होगा। यह NCERT एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा इसका लैंग्वेज अलग रहता है, इसीलिए घबराना नहीं है। एग्जाम में यही सब आजकल पूछा जा रहा है। NCERT का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है, इसीलिए इसका लैंग्वेज को हम कोशिश करेंगे कि आसान से आसान भाषा में समझाने का। आगे बढ़ते हैं। सरलरेखीय पथ के अनुदिश त्वरित गति से गतिमान किसी पिंड के लिए दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? यानी कि क्या बोला? सरलरेखीय यानी कि एक सीधी रेखा पर क्या वस्तु को त्वरित गति से गतिमान है, तो किसी पिंड यानी कि वस्तु के लिए दिए गए कथन में से कौन सा सही नहीं है? तो यह चाल परिवर्तित हो रहा है, तो फिक्स है कि चाल परिवर्तित हो रहा है, ये सही है। इसका वेग सदैव परिवर्तित होता है, तो वेग भी, ये भी सही है। यह सदैव पृथ्वी से दूर जाता है, ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा इसका। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। इस पर सदैव एक बल कार्य कर रहा था, तो ये भी सही है, इसमें गलत कौन है? तो यह पृथ्वी से दूर जा रहा है, ये नहीं होगा। तो इसमें कौन सा टिक मारना है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो नकारात्मक त्वरण जो होता है किसकी दिशा के विपरीत होता है? तो वह वेग के दिशा के विपरीत होता है। नकारात्मक त्वरण जो होता है वह वेग के दिशा के विपरीत होता है, क्योंकि वेग में परिवर्तन के दर को ही त्वरण कहते हैं। जब वेग घटता है तो वही इसी को नकारात्मक त्वरण या फिर मंदक, इसी को बोलते हैं, मंदक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? नकारात्मक त्वरण को डायरेक्ट मंदक भी बोल सकते हैं। आगे क्वेश्चन की बात की जाए, व्यवस्थित वस्तुओं को वो प्रवृत्ति जो उसे स्थिर या समान गति से गतिमान रहने के लिए प्रवृत्त करता है, उसे क्या कहते हैं? जड़त्व क्या होता है? ये अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। अगर कोई वस्तु गति में तो वह गति में ही रहना चाहता है, अगर कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर में ही रहना चाहता है, तो वही जड़त्व कहलाता है। जड़त्व का डायरेक्ट बोल सकते हैं, वह अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। आगे क्वेश्चन का बात की जाए, अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी शून्य है, दूरी क्या हो गया? शून्य हो गया, तो वस्तु का विस्थापन कितना होगा? जब दूरी ही जब शून्य हो गया तो विस्थापन तो डेफिनेट है कि वह शून्य ही होगा, क्योंकि विस्थापन क्या होता है? दो बिंदु जैसे इस तरह जो हो गया, तो ये जो इस तरह जो चला तो ये हो गया दूरी हो गया, लेकिन इसके बीच की जो न्यूनतम दूरी होता है उसी को विस्थापन कहते हैं। जब दूरी ही जब शून्य हो जाएगा तो विस्थापन क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक शून्य रहेगा। अलग आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं, विस्थापन में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो विस्थापन में जो परिवर्तन की दर जो होता है उसको क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। विस्थापन में परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं। और जो बोला जाए कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो त्वरण। तो वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जा सकता है, मतलब कोई भी वस्तु का वेग जो होता है समरूप कब कहा जा सकता है? जब वेग का मान और दिशा दोनों की अनियत है। जब दोनों की दिशा जब नियत रहेगा तभी वह समरूप कहलाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन का, तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर कब होगा? तत्कालिक वेग और औसत वेग बराबर कब होगा? जब वस्तु में जो त्वरण का मान जो होगा क्या होगा? शून्य होगा। तत्कालिक वेग और वस्तु और औसत वेग तभी बराबर होगा जब वस्तु में त्वरण क्या होगा? शून्य होगा, जब उसका त्वरण शून्य होगा। अगला क्वेश्चन, किसी पिंड का विस्थापन समय के साथ समानुपाती होता है। तो यानी कि पिंड का विस्थापन हो गया एस हो गया,
ये समय के समानुपाती यानी टी हो गया, तो ये वेग समरूप होते हैं। और जो बोला जाता कि एस यानी विस्थापन समानुपाती समय के वर्ग का जो बोला जाता तो ये त्वरण हो जाता, त्वरण होगा। और समय के समानुपाती और जो विस्थापन के समानुपाती सिर्फ बोला जाएगा तो वह वेग कहलाएगा। और अगर जो विस्थापन के समानुपाती टाइम के वर्ग के समानुपाती के साथ कहा तो वह त्वरण हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी जो होता है वह समानुपाती होता है। तो कोई वस्तु जब मुक्त अवस्था में जब गिरता है तो उसका दूरी जो होता है वह गिरने के समय के वर्ग क्या होता है, समानुपाती होता है। गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन, गति का दूसरा समीकरण किसके बीच डैश और समय के बीच संबंध देता है। तो गति का दूसरा समीकरण जो होता है वह स्थिति और समय के बीच संबंध देता है। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, तो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। गति का दूसरा समीकरण क्या होता है, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो एस जो हो गया वह क्या होगा, स्थिति बोल सकते हैं या फिर विस्थापन बोल सकते हैं। टी जो बोलते हैं वह समय को बोलते हैं। मतलब समीकरण सूत्र से याद रखना है ताकि कभी भी कन्फ्यूजन ना हो। अब पहला समीकरण जो बोला जाता है, पहला जो समीकरण होता है v बराबर जो होता है u प्लस ए टी होता है। इसमें जो पूछा जाएगा ये वेग और समय को बीच का संबंध को दर्शाता है। और तीसरा जो समीकरण जो होता है, तीसरा समीकरण जो होता है v स्क्वायर बराबर होता है u स्क्वायर प्लस 2as होता है। तो ये पूछा जाएगा कि तीसरा समीकरण में किसके बीच संबंध को दर्शाता है, तो ये वेग हो जाएगा और विस्थापन हो जाएगा। कोशिश कर, आप लोग आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे अच्छे से, तीनों समीकरण क्लियर हो गया होगा। आगे क्वेश्चन का बात करते हैं। निम्न में से कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति निर्दिष्ट करती है। चाल के साथ गति को निर्दिष्ट कौन करेगा, वेग करेगा। तो निम्न कौन सी मात्रा चाल के साथ इसकी गति को निर्दिष्ट करता है, तो वो वेग करता है। अगला क्वेश्चन, एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद के रूप में व्यक्त करते हैं। देखिए बीपीएससी 2018 का क्वेश्चन पूछा गया है प्री में। तो पूछ रहा है कि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही वस्तु की गति को वैज्ञानिक शब्दावली में किस पद में व्यक्त करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, वेग बोलते हैं। क्योंकि एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है, इसमें परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो एक निश्चित दिशा में बढ़ रही है तो वस्तु की जो गति जो होता है उसको क्या कहते हैं, वेग बोलते हैं। यही परिवर्तन हो जाता है तो उसको त्वरण बोल सकते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, आंसर वेग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, एक समान तल वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के संबंध इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तब कार का वेग क्या था, निरंतर बदलता है। कार का वेग हमेशा निरंतर बदलता है। जब एक समान तली वाली सीधी सड़क पर नियत त्वरण से दौड़ने वाली कार के बीच संबंध यही होगा कि कार का वेग निरंतर बदल रहा है। अगला क्वेश्चन, डैश का उपयोग एक वस्तु की समग्र गति यानी कि पूरी गति का वर्णन करने और किसी दिए गए समय पर इसकी प्रारंभिक स्थिति के संदर्भ में अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो यह दूरी और विस्थापन का प्रयोग किया जाता है। अंतिम स्थिति का पता लगाने के लिए दूरी और विस्थापन का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन के बाद किया जाए, एक वस्तु को ऊपर की ओर फेंका जाता है। कहाँ फेंका जाता है, ऊपर की ओर फेंका जाता है। तो यह 100 मीटर की ऊंचाई तक जाती है और फिर फेंकने वाले के पास वापस आ जाती है। 100 मीटर की ऊंचाई कोई वस्तु को ऊपर फेंके और फिर वह क्या 100 मीटर तक ऊंचाई तक गया फिर वापस आ गया। तो आगे देखते हैं क्या बोलना चाह रहे हैं। आ गया तो वस्तु का विस्थापन क्या होगा, 0 हो जाएगा। और कोई वस्तु जितना मीटर गया फिर वहीं उतना मीटर वापस आ गया तो उसका विस्थापन डायरेक्ट 0 हो जाता है। डायरेक्ट इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन के बाद किया जाए, यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में
कब? समान समय अंतराल में, और समान दूरी तय करती है। जैसे समान समय अंतराल में, समान यानी कि टाइम क्या फिक्स है लेकिन दूरी क्या बदल रहा है, और समान दूरी तय करती है, तो इसे क्या कहा जाता है? जिसको असमान गति बोलते हैं। जब समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा तो उसको असमान गति कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निरंतर शक्ति प्रदान करने वाले किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड एक सरल रेखा में चलाया गया है, यानी कि एक सीधी रेखा में चलाया गया, तो टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई दूरी जो होता है किसके समानुपाती होता है? तो टी सेकेंड में तय की गई दूरी जो होगा और टी पर पावर 3/2 हो जाएगा। टी पर पावर क्या हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। यानी कि निरंतर शक्ति प्रदान करने वाली किसी मशीन के द्वारा कोई पिंड यानी कि वस्तु सरल रेखा में चलाया जाता है, तो टी सेकेंड में पिंड द्वारा तय की गई जो दूरी जो होगा वह टी पर पावर 3/2 के समानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, किसी वस्तु का त्वरण इसके डैश के प्रति इकाई समय में परिवर्तन है। तो किसी वस्तु का त्वरण जो होता है वह वेग में प्रति इकाई समय में परिवर्तन होता है। यानी कि त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वही हो गया है, इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहा जाता है? समय के साथ किसी वस्तु का वेग दिखाने वाले ग्राफ को क्या कहते हैं? तो वेग समय ग्राफ कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? वेग समय ग्राफ, यानी समय के साथ वस्तु का जो वेग को डिनोट जो करता है उसको क्या कहते हैं? वेग समय ग्राफ कहते हैं। अगला क्वेश्चन, धनात्मक त्वरण का अर्थ है, धनात्मक त्वरण का अर्थ क्या होगा? यानी कि वेग उसका क्या रहा? हमेशा बढ़ रहा है। तो वस्तु का वेग बढ़ता है, वस्तु का वेग क्या होता है? बढ़ जाता है। और जो ऋणात्मक त्वरण बोलता तो वस्तु का वेग क्या होता है? कम हो जाता है। यहाँ धनात्मक त्वरण बोल रहा है तो वस्तु का वेग बढ़ता जाता है। अब आते हैं गति का समीकरण में। गति का द्वितीय समीकरण नियम है। तो गति का दूसरा समीकरण नियम क्या है? तो एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। गति का जो पहला समीकरण में नियम जो पूछा जाएगा, पहला समीकरण क्या होता है? तो भी बराबर यू प्लस ए टी होता है। और गति का तीसरा समीकरण जो पूछा जाएगा तो भी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2a होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में, शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तु में जो त्वरण क्या होगा? एक समान होगा। शून्य से स्वतंत्र रूप में गिरने वाली वस्तुओं में क्या समान होगा? तो इसका त्वरण जो होगा एक समान होगा। अगला क्वेश्चन, डैश वह भौतिक राशि है जो कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो ऋणात्मक दूरी जो होता है हमेशा धनात्मक होता है, दूरी ऋणात्मक नहीं हो सकता है। बल ऋणात्मक हो सकता है, त्वरण ऋणात्मक हो सकता है, वेग ऋणात्मक हो सकता है, लेकिन दूरी जो होता है वह ऋणात्मक कभी नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, तो वह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो जितना दूरी गया फिर उतना दूरी ही वापस लौट गया, तो ये क्या हो जाएगा? इसका अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फिर से एक मरतबा और क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि कोई पिंड वेग v के साथ ऊपर की ओर ऊर्ध्वाधर यानी कि लंबवत फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर रूप से फेंका जाता है, तो यह ऊंचाई h तक पहुंचने के बाद पृथ्वी की ओर लौट जाता है। तो पिंड द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का जो अनुपात जो होगा वह अनंत होगा। अनंत इसलिए होगा कि इसका दूरी क्या होगा? h ऊंचाई तक गया अब फिर वापस आ गया, यानी कि h ऊंचाई गया फिर h ऊंचाई वापस आ गया, तो इसका दूरी कितना हो जाएगा? 2h हो जाएगा। लेकिन इसका विस्थापन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो विस्थापन जब 0 हो जाएगा तो कोई भी संख्या में जब 0 से जब भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा? इन्फिनिटी हो जाता है। तो इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन का डिस्कशन करते हैं। किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है, किसी पिंड के वेग समय का ग्राफ सरल रेखा में आता है तथा मूल बिंदु से गुजरते हुए x अक्ष को छूता है, तो पिंड गतिशील है। पिंड क्या है? गतिशील है।
क्या, तो एक समान त्वरण से। पिंड गतिशील है, एक समान त्वरण। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, किसी वाहन की गति माप यंत्र बताता है। किसी वाहन की गति का जो माप यंत्र होता है क्या बताता है, वह तात्क्षणिक चाल को बताता है। जो वाहन की जो गति है, जो प्रेजेंट में जितना चाल है वही बताता है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, एक पिंड यानी वस्तु u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है और उसी गति से उछल जाता है, तो गति में परिवर्तन क्या होगा, तो -2u हो जाएगा। कैसे लिखा है, कोई पिंड u वेग से ऊर्ध्वाधर रूप से एक फर्श से टकराता है और उसी गति से उछल जाता है, तो इस गति में जो परिवर्तन हो जाएगा वो -2u हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, ये देखिए बिहार दरोगा में भी ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है और LP टेक्नीशियन भी पूछा है 2014 में। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, एक समान वृत्तीय गति में होते हैं, क्या होगा, तो चाल अचर। एक समान जब वृत्त यानी एक वृत्त है, इसमें जो गति जो करता है कोई भी वस्तु, इसमें क्या होता है, तो इसमें चाल क्या होगा, अचर रहेगा। चाल अचर रहेगा, लेकिन वेग क्या रहा, जो दिशा हमेशा परिवर्तित हो रहा है तो वेग क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो चाल अचर रहेगा, चाल चेंज नहीं होगा, लेकिन वेग क्या होगा, हमेशा बदलते रहता है। ठीक है, और इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, मोटर गाड़ियाँ ए एंड बी के दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक वेग से चली है। मोटर गाड़ियाँ ए हो गया और बी दूरी समय ग्राफ से पता चलता है कि पूरी दूरी ए की अपेक्षा बी अधिक चाल से चली। बी किस चाल से चली, ये ए की अपेक्षा अधिक चाल से चली है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, निम्नलिखित ग्राफ क्या प्रदर्शित करता है, तो ये पहले भी क्वेश्चन इसमें आया है। तो ये क्या, एक समान, ये समय के साथ वेग भी परिवर्तित हो रहा है, समय भी बदल रहा है और वेग भी परिवर्तित हो रहा है। तो ये किसको डिनोट करेगा, तो एक समान त्वरण को डिनोट करेगा। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, एक वस्तु असमान वेग तथा समान त्वरण से गतिमान है, तब जब वेग, इसका वस्तु का वेग क्या अलग अलग है लेकिन निश्चित नहीं, लेकिन समान त्वरण क्या एक समान है, तो यह वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। वेग समय ग्राफ रेखीय होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, पिंड का त्वरण प्रदर्शित करता है। पिंड का त्वरण किसको प्रदर्शित करता है, तो d²s/dt², d² हो जाएगा और बटे dt² हो जाएगा। पिंड का त्वरण यानी कि ये बराबर इसी को डिनोट करता है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला बात किया जाए, अगला क्वेश्चन, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, तो कण की गति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। पहला ऑप्शन हो गया कि इसकी चाल शून्य हो जाएगी, दूसरा है कि इसकी त्वरण शून्य हो जाएगी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक कण एक समान वेग से गतिमान है, तो कण की गति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है, तो इसका त्वरण क्या होगा, शून्य हो जाएगा, जबकि इसका वेग क्या है, एक समान है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, गति का तीसरा नियम किसके बीच संबंध को प्रदान करता है, तो गति का तीसरा नियम स्थिति करता है, लेकिन वो कैसे, तो गति का जो तीसरा समीकरण नियम जो होता है वह v² बराबर होता है u² प्लस 2as होता है। तेज क्या हो गया, विस्थापन बोल सकते हैं या फिर स्थिति बोल सकता है। v क्या हो गया, वेग हो गया। तो गति का तीसरा नियम वेग भी और विस्थापन यानी या फिर स्थिति के बीच संबंध को प्रदर्शित करता है। तो गति का तीसरा नियम किसके बीच, स्थिति और वेग के बीच को संबंध को प्रदर्शित करता है। समीकरण नंबर 1 और 2 आगे वीडियो में बता ही दिए हैं। अब आगे चलते हैं। समान त्रिज्या की एक लोहे की गेंद एवं लकड़ी की गेंद को निर्वात में
h ऊंचाई से गिराया जाता है तो दोनों पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय होगा। तो ये निर्वात में गिराया जा रहा है, तो निर्वात में जब भी गिराया जाएगा तो दोनों क्या होगा, वहाँ पर तो कोई प्रतिरोध होगा नहीं निर्वात में, और बिल्कुल वहाँ पर वैकेंट होगा। तो इसीलिए दोनों वस्तु या तो हल्का हो या फिर भारी हो, दोनों वस्तु एक समान ही गिरेगा। निर्वात में जब भी कोई वस्तु को छोड़ेंगे तो वह दोनों क्या एक साथ ही गिरेगा, क्योंकि वहाँ पर कोई हवा का कोई प्रतिरोध होता नहीं है। अगला क्वेश्चन का बात किया जाए, गति को सर्वप्रथम किसने परिभाषित किया था? तो गति को सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। गति का परिभाषित किसने किया था? गैलीलियो ने। ये देखिए बीपीएससी एग्जाम 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन की बात की जाए, गति का पहला समीकरण किसके किसके बीच संबंध का दर्शाता है? तो गति का पहला समीकरण क्या होता है पहले ये जानिए। पहले गति का पहला समीकरण जो होता है v बराबर u प्लस ए टी होता है। v बराबर क्या होता है? u प्लस ए टी। तो ये अंतिम वाला देखना है, v जो हो गया वेग और t हो गया समय। तो गति का पहला समीकरण में किसको किसको व्यक्त करेगा? तो v बराबर ये वेग और समय के बीच को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर इसका वेग और समय, ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा बी हो जाएगा। गति का पहला समीकरण जो होता है ये ऑप्शन डी नंबर जो है गलत होगा। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, गति के दूसरे समीकरण द्वारा किसके किसके बीच? तो गति का जो दूसरा समीकरण जो होता है वह एस बराबर होता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इसमें देखिए अंतिम वाला दोनों डिजिट लेना, पहला हो गया ये स्थिति हो गया और दूसरा ये क्या हो गया समय हो गया। तो किसके किसके बीच यह संबंध को स्थापित करेगा? इसको एस को स्थिति, विस्थापन या स्थान कुछ भी बोल सकते हैं, ये तीनों इसका तीनों नाम इसी का होता है। तो एस हो गया स्थिति हो गया, टी क्या हो गया समय हो गया। तो ऑप्शन नंबर कितना में बी हो जाएगा, स्थान और समय के बीच प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन की बात किया जाए, एक कण स्थिर अवस्था में शुरू होने के बाद 20 सेकेंड के लिए त्वरण का अनुभव करता है। तो यदि पहले 10 सेकेंड में x1 दूरी और शेष 10 सेकेंड में x2 दूरी तय करता है तो निम्न में कौन सा सही? तो इसका हो जाएगा x2 बराबर हो जाएगा 3x1। ये एक न्यूमेरिकल, इसको बना के सॉल्व करना पड़ेगा। इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन है जो कि ये गति और वेग का क्वेश्चन है। एक ही वीडियो में पूरा क्वेश्चन करवा दिया गया है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। इसी तरह क्या आपका एक लाइक और सब्सक्राइब हमको मोटिवेट करता है आगे वीडियो बनाने के लिए। तो आगे भी वीडियो आएगा। जय हिंद।